हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम आज हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग है एल्कीन की। हम एल्केन्स पढ़ चुके हैं, उसमें सारे काम कर चुके हैं। एल्केन्स बीइंग लेस रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, इसलिए कम से कम रिएक्शंस में वो काम निपट गया हमारा। उसमें केमिकल रिएक्शंस कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली, और बहुत सारी चीज़ें और भी सीख ली एल्केन्स के बारे में। कुछ कन्फर्मेशंस बचे हैं, तो वो क्लास के अंदर पहले डिस्कस हो चुके हैं, और जो कुछ बचा है वो आगे डिस्कस होगा। हमारा जो मोटिव है हाइड्रोकार्बन करने का, वो बेसिक डिस्कशन एल्केन्स, एल्कीन्स और आगे के हाइड्रोकार्बन्स पे, और उनका नोमेनक्लेचर कैसे है, उनके आइसोमेरिज्म क्या है, स्टेबिलिटी कैसे है, सॉल्युबिलिटी की बातें करेंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और करेंगे, प्रिपरेशन मेथड क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन पे ही बेस्ड है। तो यही डिस्कशन करना है। शुरुआत करते हैं महान भव्य एल्कीन्स की। देखो, एल्कीन्स की कहानी क्या है। आज का हमारा जो मोटिव है वो है एल्कीन्स को पढ़ना। हाँ, आज ही शुरुआत हो रही है एल्कीन्स की। एल्कीन्स ये हैं क्या, समझें। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हैं। सबसे पहले सबको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं। और जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन आ जाएगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो हमारा जो एल्कीन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पजेस करता है। कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पजेस करता है, इट डिपेंड्स ऑन द केस, लेकिन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ठीक, इनको हम प्यार मोहब्बत से ओलेफिन बोला करते हैं। ओलेफिन का क्या मतलब है? ओलेफिन एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में ओलेफिन का मतलब होता है ऑयल मेकिंग या ऑयल फॉर्मिंग। ऐसी चीज़ें हैं जो ऑयल बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका नाम ऑयल फार्मिंग रखा गया है, ओलेफिन रखा गया है, तो ये ऑयल्स बनाते होंगे, बिल्कुल बनाते हैं। यकीन माने, ये जो छोटे लोअर एल्कीन्स होते हैं, लोअर एल्कीन्स जो होते हैं वो ऑयल्स बनाते हैं। लोअर एल्कीन का मतलब जिनमें कार्बन एटम्स कम होते हैं। कम का मतलब दो कार्बन एटम हो गए, तीन कार्बन एटम हो गए, चार कार्बन एटम हो गए, मतलब एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एक्सेट्रा। इनकी रिएक्शन जो है, अगर हम ये कहें हेलोजन से रिएक्शन कराएं, तो हेलोजन से रिएक्शन करने के बाद, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, तो हम स्पेसिफिकली क्लोरीन और ब्रोमीन को पकड़ के चलेंगे कि ब्रोमीन और क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद एल्कीन्स हमारे जो हैं वो ऑयल फॉर्म करते हैं, ऑयल बनाते हैं। इसी वजह से इनका नाम ओलेफिन, ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में ओलेफिन बोला जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अगर ख़ास बात यह है कि डबल बॉन्ड ही एल्कीन को ख़ास बनाता है, तो डबल बॉन्ड की विशेष चर्चा करनी चाहिए। मैं पूरी पूरी चेन की बात नहीं करूँगा, सिर्फ कार्बन कार्बन की चर्चा करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो स्पेसिफिक होकर हम एथीन पर आकर टिक जाएं। सबसे छोटा मॉलिक्यूल है इस मेंबर का। तो गौर से देखो, तुमको साफ साफ एक चीज़ दिखाई देगी कि डबल बॉन्ड यहाँ है, और एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एथीन का एक सुंदर अच्छा चित्रण है, और यही सही है। प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, यही उसका स्ट्रक्चर भी है। आप इसको देखें तो 120 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। सिमिलरली आपको यहाँ भी बॉन्ड बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। इतनी सारी लाइनें बनाने से आँख जैसा कोई फीलिंग आने लग जाती है, हटा दें इसको। ठीक है ना। आप गौर से देखो कि जो भी कार्बन की आप चर्चा कर रहे हो, जो भी कार्बन की चर्चा करने का मतलब कि जो आपने कार्बन लिया हुआ जिस पे डबल बॉन्ड है, इसको आप देखो तो ये sp2 हाइब्रिडाइज दिखाई देगा, और ये भी sp2 ही हाइब्रिडाइज दिखाई देगा। ऐसा क्यों कि sp2 हाइब्रिडाइज दिखाई देगा? गौर से देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक कार्बन पे तीन सिग्मा है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। और अगर इसका वैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो तुम ऐसे बना सकते हो कि ये एक कार्बन, यहाँ से ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसके बाद इन भाई साहब की एक ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से, इनके पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से। सिमिलरली यहाँ भी आप कर लीजिए ये। ठीक है, बाकी इसके पीछे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके पीछे छोटा सा ये, फिर ये छोटा सा लोब, फिर ये छोटा सा लोब, यही काम यहाँ कर लीजिए आप। इसके पीछे और इसके पीछे छोटे छोटे लोब बना लीजिए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के छोटे छोटे लोब बनाने से बड़ा घटिया सा फीलिंग आती है। ये चीज़ हो गई। ठीक है,
अच्छा एक बात और कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से। मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर कहीं भी साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं दिखाई है, आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही दिखाए हैं। ज़रा इसमें डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी दिखा दें। देखें, कार्बन और यहाँ भी कार्बन है ना। प्लेन के अंदर एक हाइड्रोजन चला जाएगा, प्लेन के बाहर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाया जाता है। ये प्लेन के अंदर हाइड्रोजन चला जाएगा और इसी प्रकार से ये प्लेन के बाहर हाइड्रोजन आ जाएगा। आप देखो गौर से, इनके बीच में एक बढ़िया सुंदर अच्छा सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देता है। और ये एक ऐसा ऑर्बिटल है पी जो कि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया था। और ये जब ज़्यादा पास आ जाते हैं तो ज़्यादा पास आने की वजह से इनमें घनिष्ठ प्रेम हो जाता है और हम कहते हैं कि ये ओवरलैप करने लग जाते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग करने की वजह से डबल बॉन्ड बनता है। तो ये पाई क्लाउड हो गया है ना, पाई क्लाउड हो गया। और ये ऊपर नीचे क्लाउड मिलकर के एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान रखें, ये पी पाए बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पी पाई बॉन्ड, ऐसे इनको नाम देते हैं क्योंकि पी ऑर्बिटल इसका भी है और पी ऑर्बिटल इसका भी है। कार्बन के पास तो खैर पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप देखोगे बुक्स में तो आपको दिखेगा ऐसे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ये हैं, ये ऐसे करके बना दिया जाता है और हम कहते हैं कि ये पाई क्लाउड है। दिस इज आर पाई क्लाउड, ठीक, ये पाई क्लाउड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, छोटी सी बात है, दिमाग में रखनी है। अच्छा एक बात कि कौन सा बॉन्ड लंबा होता है, कौन सा बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, सिग्मा वाले की या पाई वाले की। मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन नाइट्रोजन के अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, दिमाग में एक बात रखें कि जो पाई बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो लॉन्गर होता है, थोड़ा बड़ा होता है। हालांकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग का एक्सटेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ओवरलैपिंग ना होने से बॉन्ड हमेशा वीक रह जाता है। तो पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड, ठीक। एंड सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। और पाई बॉन्ड जो है वो लेस ओवरलैपिंग की वजह से वीक ही रह जाता है। इसको बॉर्नविटा नहीं मिला था बचपन में तो पतला रह गया बेचारा। लेकिन दिमाग में एक बात रखें कि पाई बॉन्ड की लेंथ कम होती है। अगर वीक ही है तो लेंथ कैसे कम होगी, तो लेंथ इस तरह कम हो गई कि पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होने के लिए, साइडवेज ओवरलैपिंग होने के लिए कार्बन कार्बन एटम्स का पास में आना बहुत ज़रूरी है। उन ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये जो ओवरलैपिंग कर रही हैं, इनका पास में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। आपको रियल डेटा बताऊं तो कार्बन कार्बन जो मॉलिक्यूल मैंने ऊपर बनाया है एथीन का, इसमें 134 पिकोमीटर इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ पाई बॉन्ड एंड 154 पिकोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा एक बात और कि इफ़ द पाई बॉन्ड इज़ वीक, अब जो वीक है उसी पर अटैक होगा भाई। पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, पाई बॉन्ड वीक है तो इसका क्या मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो पाई क्लाउड में हैं आर लूजली हेल्ड, लूजली हेल्ड, एकदम प्यार मोहब्बत से पकड़े गए हैं, कोई दूसरा आए और छीन के ले जाए। अगर लूजली हेल्ड हैं तो जितने भी अटैकिंग रिएजेंट हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स पसंद हैं, यानी कि हमारे जीओसी की लैंग्वेज में इलेक्ट्रोफाइल जो हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, और इलेक्ट्रोफाइल्स को और बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स इस इलेक्ट्रॉन के लूजली हेल्ड क्राउड को देखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं और इस पर अटैक करते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर इन इलेक्ट्रॉन को चुरा के चला जाएगा। और जो हमारा डबल बॉन्ड सिस्टम है कार्बन कार्बन का, एथीन का, या फिर किसी भी एल्कीन का, वो देखता रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल्स की एक पैनी निगाह होती है किस पर, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिस्टम पर। यानी कि अब एल्कीन पर अटैक ज़्यादा होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू एल्केन्स। एल्केन्स में रिएक्शन का रेट इसीलिए कम था कि सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन दिया करते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक वीक पाई क्लाउड है जिस पर अटैक करने वालों की भीड़ लगी हुई है, और सभी चाहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो चाहते हैं कि आसानी से आकर पाई क्लाउड पर रिएक्ट करें और अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड टूटेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर फुर हो जाएं।
इसका मतलब ये एल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होने वाले हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मोर रिएक्टिव देन करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ये करस्पॉन्डिंग एल्केन्स क्यों बोला? उसका कारण है कि आप 2 कार्बन के एल्कीन को 10 कार्बन के एल्केन से या 10 कार्बन के एल्कीन को 2 कार्बन के एल्केन से कंपेयर ना करें, साइज कंपेरेबल रखें, मोलिकुलर मास कंपेरेबल रखें, उसके बाद बात करें तो कंपैरिजन अच्छा होता है। चर्चा अब आएगी नोमेनक्लेचर की। थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। मेरी इच्छा तो नहीं होती नोमेनक्लेचर इसके साथ पढ़ाने की, अलग से ही IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा जाता है, पर फिर भी ठीक है। नोमेनक्लेचर देख लो, मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ नोमेनक्लेचर। ठीक, तो आइए नोमेनक्लेचर की चर्चा करें। नोमेनक्लेचर वैसे चुपचाप से जो एल्कीन नाम रखा गया है वो IUPAC ही है, और कोई नया नामकरण संस्कार नहीं है IUPAC में। ये एल्कीन जो है ये IUPAC नेम ही है। सफिक्स क्या है इसमें अगर देखोगे गौर से तो तुमको सफिक्स की जगह इन दिखाई देगा। सफिक्स इज इन, बहुत अच्छी बात है। अब समझो, जो इसका पहला मेंबर है एक कार्बन का होना चाहिए, CH2, इसको हम लोग बोलते हैं मेथाइलिन। ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो तेल लेने जाए में से मतलब ही नहीं है। हम C2H4 पकड़ के चलने वाले हैं, क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है। हम जानते हैं एल्कीन का सिंपल जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n होता है, एल्कीन का CnH2n+2 होता है। तो ये C2H4 जिसको हम लोग IUPAC में एथीन बोलते हैं और कॉमन नेमिंग में एथाइलिन बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिए इसको। ये अब क्या करें, IUPAC नेमिंग देखें। IUPAC नेमिंग देखो, कुछ कंपाउंड्स में लिख कर देता हूँ, अच्छे लगेंगे देखकर। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नामकरण संस्कार करने पर हम आए तो गौर से देखो, सबसे पहले तो 3 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3। तो प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, तो लिखेंगे प्रोपीन। आप कहोगे 1 क्यों नहीं लिखा? कॉमन सेंस, इसमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डबल बॉन्ड की पोजीशन तब दिखाई जाती है जब डबल बॉन्ड को चेंज करने पर, अलग कार्बन पे ले जाने पर कोई नया स्ट्रक्चर बन जाए। अब यहाँ इस डबल बॉन्ड को यहाँ अगर शिफ्ट भी कर दोगे तब भी वो 1 नंबर पे ही रहेगा। तो चेंज जब भी ना हो, कोई नया स्ट्रक्चर ना बन पा रहा हो, तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। खैर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आइए, 1 2 3 और ये 4। आपको 4 कार्बन मतलब ब्यूट दिखाई देता है। अब आप लिखिए ब्यूट, फिर 1 फिर इन। यहाँ ऐसा क्यों किया कि 1 इन लिखा? इसको आप सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर देते थे तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता। इसलिए जब भी कभी नया स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप घूम फिर कर नंबरिंग ज़रूर बता दें कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखो, अच्छा सुंदर टिकाऊ 1 2 3 और 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है। क्या लिखें? लिखें ब्यूट, फिर 2 फिर इन। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल। और मेरे हिसाब से टफ है भी नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। और ये 10th से पढ़ के आ रहे हैं, आगे बढ़ें। कोई और अच्छा एग्जाम्पल देखें। बिल्कुल, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3, एक ब्रांचिंग कर लो भाई यहाँ पे CH3 की। चुपचाप से ये बॉन्ड, ये लाइन बना लो 2 3। तो 2 नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई देगा। ये डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हो? तो जो सब्सटीट्यूएंट होता है भाई, प्रीफिक्स तो सबसे पहले लिखते हैं ना उसका, उसके बाद रूट वर्ड यानी कि प्रोप लिखना है। प्रोप पे 1 नंबर पर इन लगा हुआ है तो यहाँ पे इन लिखना है। हो गया भाई प्रोप 1 इन। ध्यान रखें कि कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। ये गड़बड़ी कुछ इस प्रकार की है कि दिमाग में एक बात रखनी कि पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है, दैट मस्ट बी कैपिटल, और उसके बाद कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। IUPAC नेमिंग की ये एक छोटी सी बात है कि आपको पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल और बिना स्पेस के नाम लिखना होता है। जैसे अगला एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पे आप CH3 निकाल दीजिए। ये 1 2 3 और ये 4। आपको 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप दिखाई देता है
तो आप सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद 4 हैं कार्बन, तो आपको ब्यूट लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूट, उसके बाद 1 फिर इन। चलिए, तो डबल बॉन्ड 1 2 दोनों पे लगा है, तो डबल बॉन्ड 2 ही कार्बन पे लगता है, पर जिसका नंबर छोटा होता है हम नंबरिंग हमेशा यानी पोजीशन वही बताते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात हो गई। अब आप एक काम करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लीजिए, यहाँ पे आप एक मिथाइल लगाइए, यहाँ भी आप एक मिथाइल लगाइए, इधर भी आप एक मिथाइल लगाइए, इधर भी आप एक मिथाइल लगाइए। अब इसका नामकरण संस्कार बताइए। सबसे पहले तो कलर चेंज करें और ये चेंज चूज़ कर लीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों तरफ से करने पर आइडेंटिकल पोजीशंस ही आ रही हैं। तो 2,3 डाई मिथाइल दिखाई देता है आपको, हैं, लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, डाई को कैपिटल कर लें, डाई मिथाइल। उसके बाद ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है हमारी, फिर 2, क्योंकि 2 और 3 कार्बन पे लगा हुआ है, तो छोटा कौन है, 2, तो उसके बाद इन, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, छोटी सी बात और समझना, यहाँ थोड़ा सा पेन ठीक नहीं चला है, मैं इसको और लिख देता हूँ, ब्यूट डैश 2 डैश इन, ये। तो जब भी पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन के आगे पीछे दोनों तरफ डैश लगेगा। शुरुआत में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगा, डैश आगे लगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी IUPAC। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से IUPAC के लेक्चर में हम पहले कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा IUPAC के एग्जाम्पल्स देखने की ज़रूरत नहीं है नेमिंग के। हम आइसोमेरिज्म की चर्चा करें। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म में 2 तरह की आइसोमेरिज्म अपने को पढ़नी है, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल, ये 2 तरह की आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगी। अगर 2 तरह की आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। स्ट्रक्चरल की चर्चा करो, पार्ट ए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्या है, कौन सी बला है ये? कुछ नहीं, खास बात है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, या तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, या तो चेन चेंज हो जाती है। तो देखो ज़रा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये। तो आप इसका नामकरण संस्कार करिए तो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए पूरी पूरी चेन, 1 2 3 और 4, प्रीफिक्स कुछ है नहीं, सबसे पहले लिखना चाहिए ब्यूट और उसके बाद 1 और फिर इन, ये हमारा नाम हो गया। इसी में और गंदगी फैलाइए, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, 1 2 3 और 4, हम सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। तो हम लिखने वाले हैं बेटा ब्यूट 2 इन। गौर से देखो, पोजीशन चेंज हो चुकी है, नामकरण संस्कार बदल गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गई है। तो ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको नंबर 1 नाम दूं, इसको नंबर 2 नाम दूं, तो 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। एक तीसरा स्ट्रक्चर और बनाते हैं इतने ही कार्बन से और एक डबल बॉन्ड के साथ, ये देखो CH3 और यहाँ फिर से ये CH3, सिंपल है। अगर आप चेन बनाना चाहो तो 3 की बना सकते हो, 1 2 3, 2 नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई देता है, 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोप, प्रोप के बाद 1, फिर इन, डैश लगाना है। गौर से देखो कंपाउंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब यहाँ देखो गौर से, तो पहले वाले के कंपैरिजन में सेकंड थर्ड वाले को देखो, लास्ट वाले को, उसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट और फर्स्ट, लेकिन चेन बदल चुकी है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने लिया, दोज आर पोजीशन आइसोमर्स एंड थर्ड इज 1 and 2 are position isomers.
एंड थर्ड इज चेन आइसोमर, क्योंकि उसमें चेन ही चेंज हो गई। ये आइसोमेरिज्म हो गई स्ट्रक्चरल टाइप की। इसी तरह के और एग्जांपल लिए जा सकते हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम अलग सेगमेंट में काम करने वाले हैं, बहुत डिटेल चलेगा वो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे थोड़ा सा हिंडर्ड रोटेशन करके एक चीज़ आती है, वो समझाना पड़ता है, इसलिए इस पार्ट को मैंने यहाँ पर लिया है। बी इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। इसमें एक चीज़ आएगी हिंडर्ड रोटेशन। रोटेशन का मना होना कि नहीं कर सकते भाई रोटेट आप। देखो क्या सीन है, एक कार्बन एटम, ये बॉन्ड बना हुआ है, एक और कार्बन एटम, ये भी बॉन्ड बना हुआ है, इनसे दो, यहाँ पर आपस में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और इनका एक क्लाउड ऐसे है जो कि हाइब्रिडाइज नहीं है, ये, और इनके बीच में बढ़िया सुंदर अच्छी पाई का पाई बॉन्ड बना हुआ है, पी पाई बॉन्ड बना हुआ है ये। अब कोई तुमसे ये कहे कि इसको रोटेट कराओ 90 डिग्री से, तो लिखो रोटेट बाई 90 डिग्री किसी एक को, मतलब एक कार्बन एटम तो ऐसे ही है, और इसके ऐसे ही रखो, एक ये ऐसे हो गया। अब अचानक से इसके इस पी ऑर्बिटल को, जो कि ऐसा बना हुआ था, इसको ऐसे घुमा दो। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हो? देखना, समझना है इस बात को। ये 3 एक्सिस है। हमारा पहले जो ऑर्बिटल था वो ऐसे था, और आज की तारीख में जो ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसा हो गया है, मुड़ गया भाई 90 डिग्री से, हैं, रोटेट कर दिया आपने। जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो पहले तो ये आपस में ओवरलैप कर रहे थे, और अब नो ओवरलैपिंग, ठीक, अब ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब बॉन्ड टूट जाएगा। पाई क्लाउड जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर बना है, यहाँ बना हुआ है, अगर आप किसी एक कार्बन एटम के ऑर्बिटल को 90 डिग्री से रोटेट कर देते हो, ऐसे घुमा देते हो, तो ये ओवरलैपिंग नहीं रह जाएगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। नहीं होगी का मतलब बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा का मतलब ये है कि जितनी भी बॉन्ड एनर्जी है, वो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उतनी देंगे तभी तो घुमा पाएंगे। बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड तोड़ रहे हो ना बेसिकली घुमाकर। इसका मतलब कि अगर बॉन्ड एनर्जी के बराबर, पाई क्लाउड की बॉन्ड एनर्जी के बराबर, बता देता हूँ, पाई क्लाउड की जो बॉन्ड एनर्जी है, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पाई क्लाउड वो होती है लगभग लगभग 250 किलो जूल पर मोल, ठीक, इतनी होती है। अब इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के आपस के टक्कर से मिलती नहीं है, ठीक, ये बॉन्ड एनर्जी इनको प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसलिए अगर बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉन्ड टूटेगा, और अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री का जो रोटेशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। रोटेशन ना बोल के बोलना चाहिए फ्री रोटेशन, कि अपने आप मॉलिक्यूलर टक्करों से या किसी भी तरह की आपस की एनर्जी से ये बॉन्ड टूटने वाला आसानी से नहीं है। फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो हम कहेंगे कि फ्री रोटेशन इज हिंडर्ड, या हिंडर्ड रोटेशन है, रोका गया है, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि आपको इसे मोड़ना पड़ेगा। मोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उतनी एनर्जी दी जाए जितनी कि उसकी बॉन्ड की एंथैल्पी है। अब बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि मोड़ते समय आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा है कि ये आसानी से नहीं घूम रहा है या घूम नहीं सकता है, बॉन्ड नहीं तोड़े जा सकते हैं अपने आप, फ्री रोटेशन की बात हो रही है, अपने आप नहीं टूट सकता, इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन ये रहा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई स्पेशीज़ मान लो लगे हुए हैं, और फिर ये एक क्लाउड है, और फिर एक ये भी एक क्लाउड है, और ये क्लाउड आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग, जिससे पाई क्लाउड, पाई बॉन्ड बन रहा है। मान लो यहाँ पे कोई स्पेशी है HA, यहाँ है HB, यहाँ है HA, और यहाँ है HB। आप समझ लो कि भले ही ये चारों के चारों में हाइड्रोजन ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेसिफिकली इसी जगह पर रहने वाला है, और B हाइड्रोजन स्पेसिफिकली नीचे ही रहने वाला है, A हाइड्रोजन स्पेसिफिकली ऊपर ही रहने वाला है, और B वाला स्पेसिफिकली ये जो है ये नीचे ही रहने वाला है। उसका कारण हम इतना ज़्यादा स्पेसिफिक क्यों हो पा रहे हैं, क्यों बता पा रहे हैं, इनकी पोजीशन नहीं बदलेगी, जबकि आइडेंटिकल ही है फिर भी, क्योंकि अगर आपने इसको इसकी एक्सिस के अबाउट, लेट अस से ये एक्सिस है,
और इसके अबाउट रोटेट करके किसी भी एक एटम को घुमाने की कोशिश की, HA को नीचे लाने की कोशिश की, HB को ऊपर ले जाने की कोशिश की, तो ऐसा करने पर 90 डिग्री का रोटेशन होगा और फिर ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा। और बॉन्ड टूटने के लिए क्या ज़रूरी है कि बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर एनर्जी दी जाए? हाँ बिल्कुल दी जाए। हम अगर बाहर से ये काम नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट काम नहीं कर रहा है, तो अपने आप से इसका रोटेशन संभव नहीं है, क्योंकि मॉलिकुलर एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोलिजन से एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि 250 किलो जूल के बराबर की एनर्जी मिल जाए और बॉन्ड टूट जाए और फ्री रोटेशन मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए। यानी कि जो ऊपर है वो ऊपर स्पेसिफाइड है और जो नीचे है वो नीचे स्पेसिफाइड है। यानी कि भले ही आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं, पर हमें ये पता है कि जो स्पेशी ऊपर है वो ऊपर ही है, जो नीचे है वो नीचे ही है। मतलब स्पेसिफिक लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड या कैन बी लोकेटेड। हाँ बिल्कुल। यानी कि अब बात एल्कीन्स के अंदर इन सब्स्टिट्यूएंट्स की, इन चीज़ों की स्पेशल लोकेशन की आ जाएगी। ज़रा इसका एग्जांपल लेके बताइए। एग्जांपल देखिए क्या स्टोरी एग्जांपल की। देखो सिंपल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने यहाँ पे मान लो CH3 लगाया और यहाँ लगाया H, यहाँ लगाया CH3 और यहाँ लगाया H। इसी के कंपैरिजन में मैं दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूँ और सब कुछ सेम है, समझना। यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ CH3 लगाया। देखने सुनने में एक जैसा मॉलिक्यूल लग रहा है, हाँ, लेकिन ये अलग है। समझना क्यों अलग? इसलिए हैं कि अगर ये फ्री रोटेशन अलाउड होता तो मैं ये कहता कि ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम गए हैं और घूमने के बाद CH3 नीचे आ गया और H ऊपर चला गया। गौर से देखो। लेकिन क्योंकि फ्री रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए हम स्पेसिफिक लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी CH3 ऊपर है तो ऊपर ही है, ये घूम के नीचे नहीं आ सकता। तो यदि आपको ये CH3 नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बगल वाला मॉलिक्यूल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कौन सा आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मैं इसको स्ट्रक्चर 1 नाम देता हूँ, इसको स्ट्रक्चर 2 नाम देता हूँ। ठीक, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और गौर से देखो, इसमें CH3 एक जैसा ग्रुप आपस में साथ साथ में एक ही तरफ लगे हुए हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं सिस आइसोमर। सिस स्ट्रक्चर कहता है ये कहलाता है। और ये भाई साहब जो हैं, इनमें CH3 और CH3 को देखो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये कहलाते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। ये क्या नाम हुए? नाम हुए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारा नाम है इनका भी नाम है। सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सिस का मतलब बहनें, बहनों में बहुत प्यार होता है, एक तरफ रहती हैं। ट्रांस उसका उल्टा है, दूर दूर रहते हैं। ठीक, समझने की बात है, दिमाग में रखें इस बात को। अब इसका IUPAC नेम करने की कोशिश करें तो IUPAC नेम कर लीजिए। चलो भाई IUPAC नेम करके कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो चेन लीजिए कार्बन की, चुपचाप से 4 कार्बन की चेन आपको दिखाई देती होगी। 1 2 3 और ये 4, यानी कि बाकी तो हाइड्रोजन ही, कोई मतलब ही नहीं है। ब्यूट टू इन, आप देखें ये। और दूसरे वाले को देखें, दूसरे वाले में भी 4 कार्बन की ही चेन आ रही है। 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ भी तो आया ब्यूटूइन। पर ये दोनों के दोनों अलग स्ट्रक्चर्स हैं। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, IUPAC नेमिंग भी सेम समझ आ रही है, लेकिन ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि जो फ्री रोटेशन है वो हिंडर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, अपने एक्सेस पर घूम नहीं सकता मॉलिक्यूल। तो ऊपर वाला CH3 नीचे वाले CH3 से बिल्कुल अलग है। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर के नामकरण संस्कार में इन दोनों को अलग अलग करने के लिए ब्यूट टू इन के साथ हम लोग यहाँ लगाते हैं सिस और यहाँ लगाते हैं ट्रांस, ताकि पता चल जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर आपस में आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इनको हम लोग बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। इसके अलावा एक EZ आइसोमर्स होते हैं, मैं उसको आइसोमेरिज्म के ही सेगमेंट में करूँगा, अभी का वो ध्येय नहीं है। अच्छा, एक बात और कि अगर ऐसा बोला जाए कि कुछ ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल नहीं स्पेशियल, स्पेस में उनकी लोकेशंस अलग अलग होने की वजह से, डिस्टिंक्ट होने की वजह से वो कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये फिनोमेना कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने आप में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक सब केस होता है। जब हम आइसोमेरिज्म करेंगे उसमें ठीक से सीखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, हैं, स्पेशली इनके सिस एंड ट्रांस के। क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, बेसिकली जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिले उनको आप कंपेयर करिए। हमारा मुख्य ध्येय जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी हम चर्चा करेंगे 2000। सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करो। मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन करो। मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, किसका ज़्यादा होगा, तो मेरे हिसाब से समझना, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो रीजंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सुनने में लगता है कि हाँ वो टेम्परेचर है जिस पे स्टेट चेंज होता है, लेकिन अगर आप मोलिकुलर लेवल पे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट के कम या ज़्यादा होने का रीज़न और बॉइलिंग पॉइंट के कम या ज़्यादा होने का रीज़न बिल्कुल अलग है। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न ये है कि आप अगर देखो, जैसे मैं इसको ब्यूट टू इन वाला ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ये CH3, ये H और ऊपर यहाँ CH3 और यहाँ H, ये सिस स्ट्रक्चर बनाया, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। आप गौर से देखो तो कौन ज़्यादा सिमेट्रिक है, ये ट्रांस वाला ज़्यादा सिमेट्रिक है। आप किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको हर जगह बराबर बराबर दिखाई देगा, एक जैसा ही दिखाई देगा, जबकि जो सिस वाला स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको CH3 अपनी तरफ दिखाई देगा, नीचे से देखोगे तो CH3 आपको ऑपोजिट साइड दिखाई देगा, मतलब सिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो हम कहेंगे ये अनसिमेट्रिक है, और ये भाई साहब जो हैं ये सिमेट्रिक हैं। तो अगर इनसे मिलाकर के कभी भी इनको जोड़ा जाए, मॉलिक्यूल का क्रिस्टल बनाने की कोशिश की जाए, लैटिस पे इनको फिक्स करने की कोशिश की जाए, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स लैटिस में स्ट्रिक्टली फिट होते हैं, आसानी से फिट होते हैं और एक फर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लैटिस में आसानी से फिक्स नहीं होते, सेट नहीं होते और एक फिक्स स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाते। हमेशा ध्यान रखें कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन कि कितना स्टेबल क्रिस्टल है, लैटिस पे कितने वेल डिफाइंड लोकेशंस पर लैटिस पर मॉलिक्यूल अरेंज्ड हैं, ठीक। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टल लैटिस पे अरेंज्ड होंगे, ठीक, पैक वेल इन क्रिस्टल लैटिस। और ये पैक नहीं होते हैं तो लिख लेते हैं डू नॉट पैक वेल। अब ये आसानी से पैक नहीं होंगे, ये आसानी से पैक हो जाएंगे, स्ट्रांगली पैक हो जाएंगे, मतलब ट्रांस वाले स्ट्रांगली पैक हो जाएंगे। तो जब भी उनको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो जिनका क्रिस्टल स्ट्रांगली पैक्ड है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और जिनका क्रिस्टल स्ट्रांगली पैक्ड नहीं है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो हम ये कहेंगे कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है सिस स्ट्रक्चर वाले, करस्पॉन्डिंग सिस स्ट्रक्चर वाले मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक। ध्यान रखें इस बात का, एक्सप्लेनेशन विथ फॉर्मूला आपके सामने। अब अगर आपको जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे दो एग्जांपल मैं लेता हूँ छोटे छोटे, देखना गौर से। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात है, बॉइलिंग से मत जोड़ना इसको, सबसे पहली बात तो ये। इसी एग्जांपल को देख लो जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, फिर ये CH3 में ट्रांस बना देता हूँ इसको। अब इसका MP देखो और इसका MP देखो, जब आप डेटा देखोगे तो आप पाओगे कि लगभग 134 केल्विन के आसपास आता है, और यहाँ पे इसका MP जो है 167 केल्विन के आसपास आता है। जबकि आप देखो तो स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, मॉलिकुलर फार्मूला भी एक जैसा है, स्पेशियल अरेंजमेंट मेक्स द मेजर डिफरेंस, समझे। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये भाई साहब सिस हैं हमारे। इसी का दूसरा बना ले, C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्लोरीन, कार्बन के दूसरी तरफ क्लोरीन, यहाँ पर मुझे H बनाना था, C बन गया H और ये भी H, तो भाई साहब ये हमारे ट्रांस हैं, ठीक। ये सिस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। अपने को क्या देखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ट्रांस वाले का ज़्यादा होगा, करस्पॉन्डिंग ट्रांस। तो मेरे हिसाब से इसका MP और इसके MP का डेटा भी देख लेना चाहिए।
193 केल्विन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, लेकिन इनका और ज़्यादा होगा 223 केल्विन। अगेन मेजर डिफरेंस इज मेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ट्रांस स्ट्रक्चर। ठीक है, दिमाग में ये बात रखें। अच्छा, इसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी की चर्चा करें, एक नया टॉपिक, नई केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। मैं सॉल्युबिलिटी की बातें करता हूँ। देखो सॉल्युबिलिटी की क्या खास बात है, कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो समझना है इस बात को। जो क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रांगली पैक्ड होगा वो क्यों घुलेगा आसानी से, क्यों टूटेगा? घुलेगा तो तब जब वो आयंस में टूटेगा या मॉलिकुलर लेवल पे उनके बॉन्ड्स टूटेंगे या क्रिस्टल लैटिस से वो दूर हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, क्रिस्टल लैटिस बिगड़ेंगे, तब वो घुलेगा, सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब जो क्रिस्टल लैटिस पे फर्मली स्ट्रांगली पैक्ड नहीं है वो जल्दी घुल जाएगा, और जो स्ट्रांगली पैक्ड है वो देर से घुलेगा। इसका मतलब जो सिस आइसोमर है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, इज हायर soluble than ट्रांस आइसोमर। रीज़न वही है कि ट्रांस आइसोमर क्रिस्टल लैटिस पे स्ट्रिक्टली फिट हो जाते हैं, ठीक, और सिस आइसोमर क्योंकि फिट नहीं होते इसलिए आपस में पास पास नहीं रहते, दूर रहते हैं, तो उनको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना आसान हो जाता है। इसी तरह आप मान लो इसका एग्जांपल अगर मुझे लेना हो तो एक छोटा सा एग्जांपल है मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड क्या होता है, दिखाता हूँ मैलिक एसिड क्या होता है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ग्रुप लगा दिए, इसको मैलिक एसिड बोलते हैं। ये मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, और सेब में पाया जाता है, ठीक है, दिमाग में रखें, ये सेब में पाया जाता है। ये देखो, ये अगर देखने में गंदा लग रहा है तो किताबी भाषा की तरह ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब सही है। अब देखो गौर से, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, हाँ, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, हाँ, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये मैलिक एसिड कहलाता है लेफ्ट वाला, जो कि हमारा सिस टाइप का आइसोमर है, और ये हमारा ट्रांस टाइप का आइसोमर निकल के आएगा, और ये फ्यूमरिक एसिड कहलाता है। ये फ्यूमरिक एसिड कहलाता है, दिमाग में रखें इस बात को। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की चर्चा करनी हो तो ये अगर 100 ml पानी लिया जाए तो ये 79 ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाता है, और ये बेचारा 0.7 ग्राम ही डिज़ोल्व होता है 100 ml H2O में। गौर से देखो कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है, विद द सेम मोलिकुलर एंड सेम ज्योमेट्रिकल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सॉरी ज्योमेट्रिकल नहीं, बट ज्योमेट्री इज स्लाइटली डिफरेंट। सिस से ट्रांस हो गया, और सॉल्युबिलिटी को आप देखो गौर से तो लगभग 10 से 11 टाइम्स से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी में, तो समझ आया है ज्योमेट्री क्या असर डालती है। अब चर्चा करते हैं डाइपोल मोमेंट्स की। आओ भाई डाइपोल मोमेंट की चर्चा करें। डाइपोल मोमेंट, सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ते हैं। क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जनरेट होता है, तो बेसिक एग्जांपल ब्यूट टू इन का ही लेते हैं, सिस और ट्रांस में। ये सी और ये सिस बना लेते हैं, ये सिस, ये भी सिस, ये एच और ये एच। अब आप देखो गौर से तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि जो sp, अच्छा इसको समझना, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसी प्रकार ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और कोने वाले कार्बन को आप देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कि जो बाहर का मिथाइल ग्रुप है इसमें s कैरेक्टर 33% है, जबकि ये सॉरी 25% आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और sp2 था, ये sp2 है, sp3 लिख दिया गलती से, सॉरी, sp2 है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है 2000 sp2, और sp2 का मतलब 33% s कैरेक्टर है। और हम ये जानते हैं कि जो जिसमें जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की ताकत ज़्यादा आ जाती है उसके अंदर। यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, और ये भाई साहब जो हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भाई साहब जो हैं पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं डेल्टा पॉजिटिव लगा देता हूँ। तो गौर से देखो तो तुमको एक बहुत अच्छी बात दिखाई देगी। मैं कलर चेंज करता हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ होगा, और डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरफ होगा। कितने डिग्री पर होगा आपस में, 60 डिग्री पर होगा। 60 डिग्री कैसे बोला, तो आपको क्लियर पता है कि जो एथीन होता है उसमें ये बॉन्ड 120 का होता है,
ये बॉन्ड 120 का होता है, तो डाइपोल मोमेंट को आप आगे बढ़ा लीजिए तो मेरे हिसाब से तो क्लियर दिखाई देता है कि 160 डिग्री पर आने वाले हैं। ठीक, मैं इनको हटा भी देता हूँ। आइए, ये डाइपोल मोमेंट दिखाई दिए। अच्छा, अब यही डाइपोल मोमेंट आप ट्रांस के लिए लिखिए। अब देखो ट्रांस के लिए चर्चा करो, ट्रांस के लिए चर्चा करो तो एक डाइपोल मोमेंट इधर आया, इसका डाइपोल मोमेंट इधर आया। कॉमन सेंस है कि जो ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट इज आइडेंटिकल, और बॉन्ड लेंथ भी बराबर ही हो जाएगी, तो ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हम कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो म्यू की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। यानी कि जो ट्रांस आइसोमर है ये अपने आप में, फिलहाल इस केस में, नॉट ऑल ट्रांस आइसोमर्स आर नॉन पोलर, पर ये आदमी जो ये मॉलिक्यूल है ये अपने आप में नॉन पोलर बनाता है, बल्कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का नेट समेशन आता है तो ये पर्टिकुलर आदमी जो है वो पोलर दिखाई देता है। ठीक है, ये बड़ी बात है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जांपल देखें, मैं क्लोरीन की चर्चा करता हूँ। ठीक, इसमें मिथाइल ग्रुप को हटा दो और मान लो कि क्लोरीन को चिपका दो, क्लोरीन ले लो। तो चलो क्लोरीन ले लेते हैं इस बार। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लिया क्लोरीन, यहाँ पे लिया क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। अब चर्चा करो, देखो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, डाइपोल मोमेंट इधर खिसक जाएगा और डाइपोल मोमेंट इधर खिसक जाएगा। ठीक है ना, क्या ये 120 डिग्री पे होंगे? होने तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक, सिस आइसोमर की बात हो रही है अभी। और अब ट्रांस आइसोमर की बात करो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ज़रा फिर से देखो, ये इधर और ये इधर, अगेन ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू फिर ज़ीरो, तो हम कहेंगे नॉन पोलर, और यहाँ पे कंपाउंड जो है दैट बिकम्स पोलर। मज़ा आ गया। इसका बहुत सीधा सरल सा मतलब है कि आप स्पेशल अरेंजमेंट को चेंज करके पोलर नॉन पोलर मतलब टाइप ऑफ या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल को ही पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, दिमाग में रखें। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका म्यू की वैल्यू जो है 1.85D होती है। रट के नहीं रखनी है, इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, अपने को आता है, पता है, याद है तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। एग्जैक्ट क्या वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो मेन याद रखना है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट आएगा या नहीं आएगा, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जिसमें सेम ग्रुप ना हो तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं भी होता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मान लो आपने मिथाइल लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, इधर आपने एथाइल लगा दिया, ये ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका ट्रांस आइसोमर बना लीजिए। यहाँ पे आप CH3 रखिए, यहाँ पे आप H, इधर H ले जाइए, इधर लगाइए CH2 CH3। अच्छा, एक बहुत लॉजिकल बात है, देखना कि इसका डाइपोल मोमेंट इधर आने वाला है। अच्छा, इधर क्यों कर दिया? डबल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऊपर क्यों नहीं किया था? वो क्लोरीन था भैया, क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है, इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा। और जुड़कर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आना है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, बिल्कुल कैंसिल आउट होने वाले हैं एक उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन किसी एक का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसी एक का डाइपोल मोमेंट कम है, तो इसका मतलब कंप्लीटली कैंसिल आउट होकर ज़ीरो नहीं होंगे। तो मतलब होगा तो भाई साहब ये भी पोलर ही, और होगा तो ये भी पोलर ही। पर गौर से देखो, यहाँ डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है इस वाले में। यानी कि दिस इज़ मोर पोलर एंड दिस इज़ लेस पोलर। तो आप नेचर ऑफ मॉलिक्यूल भी बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो सिस और ट्रांस में, यहाँ तक फ़र्क आता है, समझ रहे हो? तो गौर से देखो, अगली कहानी बॉइलिंग पॉइंट की है। अब मेल्टिंग पॉइंट से इसको जोड़ने की कोशिश मत करना, कहानी बॉइलिंग पॉइंट की है। बॉइलिंग पॉइंट में हम पहले से ही लिक्विड फेज में होते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा कोई भी ड्रामेबाजी बचती नहीं है, ठीक है ना। जो मेल्टिंग पॉइंट के लिए बहुत स्पेशल केस, बहुत स्टैंडर्ड केस होता है समझाने की बातों का। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट में फिर किस बात की ज़रूरत होती है? अगर हम लिक्विड फेज में हैं तो वंडर वॉल फोर्सेस यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ और कौन सा होता है? तो एक चीज़ समझो, इन
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वीक होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो मोर पोलर द मॉलिक्यूल इज, मोर द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज. तो हम ये कह सकते हैं कि मोर पोलर मॉलिक्यूल जो भी होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ना है. यानी कि सिस आइसोमर का बीपी जो है वो ग्रेटर होगा ट्रांस आइसोमर के बीपी से, बॉइलिंग पॉइंट से. ध्यान रखें, ठीक है. इस बात का थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ छोटी छोटी बातें. सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे आप H लगा दीजिए, यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए. ये ब्यूट-2 सिस बन गया डबल बॉन्ड. यहाँ पे CH3, नीचे CH3, ऊपर H, यहाँ H. ये ट्रांस ब्यूट-2 इन बन गया. अब जरा बीपी की चर्चा करो. इसका जो बीपी है दैट इज़ 277 केल्विन, और भाई साहब का जो बीपी है दैट इज़ बीपी 274 केल्विन. बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है पर फिर भी है, ठीक है. और 3 केल्विन काफ़ी होता है यार. 3 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर में तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं. 2 तरह के अच्छे एमिसिबल गैसेस को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लिक्विड्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी तो कोई चीज़ है. वहाँ पर ये 3 केल्विन का टेम्परेचर का डिफरेंस अच्छा खासा काम कर जाता है, अपना काम हो जाता है. अच्छा, एक चीज़ समझना कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कब कब हो सकती है और कब कब नहीं हो सकती, समझना. जैसे मैं बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के कुछ नेसेसरी रूल्स हैं, ठीक. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर आपको एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है तो उनमें क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं कि होनी ही चाहिए, और कौन सी सफिशिएंट कंडीशन है. भाई इतनी इतनी कंडीशन अगर फॉलो होगी तो पक्का पक्का आइसोमेरिज्म मिलेगी ही मिलेगी. तो पहली खास चर्चा जो यहाँ निकल कर आती है दैट इज़ मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड. मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड. दूसरी बात, दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए. बोथ कार्बन एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स. अब देखो, आपको मैं थोड़ा सा सेकंड वाला पॉइंट जो है ना इसको एलैबोरेट करके बताता हूँ. इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. आपको लगेगा कि शायद दोनों एटम्स में ही अलग अलग बातें होनी चाहिए. नहीं. जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने यहाँ A लगाया, यहाँ B, तो यहाँ A हो सकता है, यहाँ B हो सकता है, नो इश्यूज़. अभी तो आपने कहा था दोनों के अलग नहीं बोला था. समझो उस स्टेटमेंट को, सेकंड वाले स्टेटमेंट को, कि एक कार्बन पर अगर एक बार मैंने A लगाया तो जो इसी कार्बन पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है दैट मस्ट नॉट बी A. अगर वो A हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी. मतलब इस कार्बन पर अगर मैंने A लगा दिया है तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कुछ और होना चाहिए. सिमिलरली इस कार्बन पर अगर मैंने A लगा दिया है तो दूसरा कुछ और होना चाहिए. ये सिस आइसोमर बनाया मैंने. अब सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर लीजिए. तो आप यहाँ पे B लगा दीजिए, यहाँ पे A लगा दीजिए, यहाँ A लगा दीजिए, यहाँ B लगा दीजिए. ये ट्रांस आइसोमर बन जाएगा. इसमें कोई परेशानी नहीं है. इसमें ZE आइसोमर भी होते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ. ये C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे D, यहाँ पे E, ठीक. ये Z आइसोमर कहलाता है. क्या होता है आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, और अगर अभी पढ़ना है तो बता देना, अगले लेक्चर में इसको भी समझा देंगे. ये A, ये B, इसी का उल्टा कर दो भाई साहब. E को ऊपर भेज दो, D को नीचे भेज दो. इसको E आइसोमर बोलते हैं. कोई दिक्कत नहीं, समझो. अब एक चीज़ समझना कि इनमें क्या आइडेंटिकल है वो देखना. कि अगर मैंने इसे कहा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी A और यहाँ भी A, और यहाँ D, यहाँ E,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, ऊपर ई, नीचे डी, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दीज आर आइडेंटिकल। आप देखो तो ये और ये सेम है ना, एक ही कार्बन पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, दोज आर सेम। और सेम होते ही गौर से देखो, सिर्फ ऐसा हो गया कि आप इसको अपसाइड डाउन देख रहे हो, पूरे पूरे मॉलिक्यूल को आप घुमा दो। एक कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ उस पूरे मॉलिक्यूल को अपने एक्सिस पे रोटेट करा दो, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर पे। और लेफ्ट वाले को अगर आपने रोटेट करा दिया अपने एक्सिस के अबाउट, तो आप पहुँच जाओगे राइट वाले स्ट्रक्चर पे। तो दोज आर, ये पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर है, हम लिख दें 1 and 2 आर सेम। ये कोई आइसोमेर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। इसलिए ये कहा जाता है कि यदि आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, मतलब सिस और ट्रांस टाइप देखना है, या जेड और ई टाइप आइसोमर देखने हैं, तो किसी भी डबल बॉन्डेड एक कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे के सारे अलग होने चाहिए। वैसे तो दो ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड बना चुका है कार्बन। इस बात को ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और अगर समझना हो तो ऐसी बातें कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपने मान लो CH3 लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया। जैसे ही आपने देखा ये दोनों एक ही हो गए, तो इसका मतलब इसका कोई भी आइसोमर मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपने CH3 CH2 लगा रखा है, यहाँ HH लगाया, यहाँ H लगाया, ये अलग है, ये अलग है, पर भाई साहब दोनों एक हो गए, मतलब इसका भी आइसोमर नहीं मिलने वाला। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H, यहाँ H, इनका भी कुछ नहीं मिलने वाला, सब बेकार है, इनका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इस बात का। ये तो आइसोमर्स की बातें हो गई। अब बहुत सिंपल बात रखें, दिमाग में रखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी मिलेंगे जबकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ सेम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन किसी भी एक कार्बन के दो सब्स्टिट्यूएंट सेम ना हों। और जब ऐसा हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स है भैया? स्टीरियो आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक केस है और कुछ नहीं है, आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में डिटेल में होता है स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये समझें कि एक चीज़ आएगी आगे चल के, मैं पढ़ाऊँगा, स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, अब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सी बला है? फिर वही बात है कि जैसे जैसे बातें आएंगी सिखाई जाएंगी, चिंता नहीं करनी, आइसोमरिज्म के सेगमेंट में अलग करेंगे क्लास के अंदर। फिलहाल तो इसको देख लो कि स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट कायरल, मॉलिक्यूल्स आर नॉट कायरल। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई एटम जिसके सारे सब्स्टिट्यूएंट, जिसके सारे के सारे जो उससे जुड़े हुए चीज़ें हैं वो अलग अलग हों। जैसे आपने मान लो ए लिया, इससे 4 चीज़ें जोड़ी, तो आप यहाँ B जोड़ें, C जोड़ें, D जोड़ें, E जोड़ें, अगर ये जो जितनी चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे A इज़ कायरल। ठीक, ध्यान रखें। तो कायरलिटी नहीं पाई जाती है स्टीरियो आइसोमर्स में, इसलिए, अच्छा, कायरलिटी क्यों नहीं पाई जाती है? कॉमन सेंस है, कायरलिटी इसलिए नहीं पाई जाती है कि एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा ही होता है, जिसकी वजह से कोई भी स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। रटना है ये आखिरी स्टेटमेंट, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वगैरह जो है वो क्लास के अंदर जब होगा तभी बेहतर समझ आएगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। चलो स्टेबिलिटी की चर्चा करें। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, आओ भाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखें। क्या राम कहानी है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की? मेरा ऐसा मानना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ना समझकर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन को समझना चाहिए। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपके पास ये हो गया। मान लो आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, यहाँ आपने निकल लेने की कोशिश करी। निकल कौन सा होना चाहिए? निकल रेने निकल हो सकता है, इधर आप
पैलेडियम भी ले सकते हो, इस तरह आप प्लेटिनम भी ले सकते हो। निकल फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, रेने निकल लो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन टूट जाती है, ऐसे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये और यहाँ से ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और हाइड्रोजन दोनों पे अटैक करते हैं और हम सैचुरेटेड बना देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। मतलब हाइड्रोजन ऐड करा दिया, हाँ बिल्कुल करा दिया, बहुत सारी हीट निकलती है। दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, और मोर स्पेसिफिकली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। अच्छा, बहुत सारी हीट निकालता है यानी जल्दी से स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल। यानी कि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, मज़े से रिएक्शन हो जाती है। यानी कि अब एक हाइड्रोजन जैसा बच्चा अगर रिएक्शन कर जाएगा किसी एल्कीन के साथ, यानी कि बहुत प्यार मोहब्बत से रिएक्शंस होने वाली हैं, ये बहुत स्टेबल नहीं है, समझे, ये बहुत स्टेबल नहीं है। ये जो हीट निकल रही है इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। थर्मोडायनेमिकल टर्म है, ध्यान रखें, कुछ खास नहीं है। जिस भी प्रोसेस में जो हीट निकलती है, हीट ऑफ दैट प्रोसेस ऐसा करके लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये वही हिस्सा है और कुछ नहीं है। ठीक है, दिमाग में रखें इस बात को। और स्टेबिलिटी की चर्चा करें, हम जीओसी के अंदर ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं स्टेबिलिटी की बातें। तो जैसे तुमसे कोई कहे कि सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 है, और इसकी चर्चा, इसका कंपैरिजन इससे करो ज़रा। देखो ये CH3 और यहाँ CH3, इनमें कौन स्टेबल है? तो तुम IUPAC सॉरी GOC के अंदर हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं पहले, अगर याद करो तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाले को अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 3 6 3 9 और 3 12, तुमको दिखाई देता है कि 12 अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखो ये 3 और ये 3 और ये 3, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। हमें एक बात पहले से सीखी हुई है जीओसी के अंदर कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होंगे किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ये जीत जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के हिसाब से हम ये बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंपल सी बातें दिमाग में रखेंगे। ये इंट्रोडक्शन बेसिक चर्चा ऑन एल्कीन्स थी, जहाँ हमने उस एल्कीन क्या होता है जाना, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, और हिंड्रेंस होती है थोड़ी बहुत, मुड़ने वुड़ने नहीं देते हैं, बॉन्ड आसानी से टूटते नहीं हैं, फ्री रोटेशन की बात थी वो ध्यान रखना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, IUPAC नेमिंग पढ़ी, थोड़ी बहुत आइसोमेरिज्म भी जान ली। आइसोमेरिज्म में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशंस या कंपैरिजंस देख लिए, सिस और ट्रांस आइसोमर को स्पेशली। और फिर ये देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बिल्कुल कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई क्लाउड सिस्टम है, वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। लल्लू से हाइड्रोजन आकर रिएक्ट कर जाएगा फ्री रेडिकल, तो समझो अच्छे खासे रिएक्टिव हैं। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं एल्कीन्स की, बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। अगला सेगमेंट जो इस लेक्चर का होगा, इस लेक्चर का क्या, नेक्स्ट लेक्चर का होगा बेसिकली, इसका अगला लेक्चर जो होगा वो होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले टर्न पे मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 5 में। लेक्चर 4 को देखिए और देखकर इसके नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।